वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, गले का ख़राब हो जाना सर्दियों में सामने आने वाला सबसे आम मसला होता है। इस मसले की बिना पर हर जनो मर्द, हर बच्चा बूढ़ा, यानी इसके अंदर कोई क़ैद नहीं होती, हर शख्स तकरीबन इस मसले की वजह से परेशान रहता है। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि गले की ख़राबी अमूमन क्यों सामने आती है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, जो कि एक ईएनटी सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ डॉक्टर फसीज़ ईएनटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। डॉक्टर साहब, गले की ख़राबी एक इंतहाई आम मसला है और जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर कोई डिमार्केशन भी आम तौर पर नज़र नहीं आती। चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी एक साथ मुतासर हो रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा कॉमन नज़र आती है वो ये है कि सर्दियों का मौसम। इसके मुताल्लिक़ आपसे पूछना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में ऐसे क्या तब्दीली होती है कि ये गले की ख़राबी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है? इनफैक्ट चेंज ऑफ वेदर से जो खुश्की होती है ना, खुश्क हवा, और फिर उसके साथ फिर ठंडे मशरूब जी। या वायरस का आना इस मौसम में, बिल्कुल। सर्दियों के शुरू में, तो उससे अक्सर ये देखा गया है कि गले ख़राब होते हैं। यानी वायरसेस को एक मौजूद एनवायरनमेंट मिल रहा होता है फलने फूलने के लिए। जैसा इसलिए कि इससे इन वायरसेस को बचाने के लिए कि ये फ्लेयर अप होके लंग्स में जाके ना करे, तो बड़ों को, जो एल्डरली को, वैक्सीन दिए जाते हैं हर जी। साल, ताकि उनको बचाव कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर गले की ख़राबी की वजूहात का तज़किरा किया जाए तो बच्चों और बड़ों में क्या वजूहात मुख्तलिफ हो जाती हैं? नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये कि बच्चों में अगर वो उनके एडिनॉइड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मुंह खुला रखें, माउथ ब्रीदिंग से हो जाता है। जी। बड़ों में कॉमनली उनकी वजह बदल जाती है। नाक के बंद होने से अगर माउथ ब्रीदिंग करें तो गले में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो माउथ ब्रीदिंग मेन कॉज है बच्चों में, इसके खराबी गले की वजह बनता है। और बड़ों में नज़ला, नाक का बंद होना, और फिर साथ ही में ओरल हाइजीन का सही नहीं रखना, ये गले में ख़राश और सोर थ्रोट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बच्चों में एक तज़किरा जो अमूमन किया जाता है वो है टॉन्सिल्स का। जी जी। टॉन्सिल्स होते क्या हैं और इनका क्या ताल्लुक़ होता है गले की ख़राबी से, और क्या बड़ों टॉन्सिल्स में नहीं होते? अगर हम छोड़ दें, टॉन्सिल ना निकालें, तो बड़ों में मिल जाएंगे। जी। अच्छा, टॉन्सिल जो है, हर बच्चा पैदा होता है दो टॉन्सिल्स के साथ। साथ ही टॉन्सिल्स की तरह लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जो नाक के पीछे एक जानिब, जहाँ काकड़ा, कौवा या यूवला है, उसके पीछे होते हैं, जहाँ हम देख नहीं सकते, तो एडिनॉइड्स हैं। ये टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स या ज़बान की बेस में भी दोनों तरफ उभार हैं, जिससे हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। तो ये एक लिम्फॉइड टिश्यू का एक सर्कल है जो गले में है, और ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको वहीं पर पकड़कर उनकी मदाफ़त के लिए जिस्म में ये टॉन्सिल्स का एक रोल है। और टॉन्सिल हिस्सा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, वो सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बना रहा है, तो उसका एक हिस्सा है। तो अक्सर लोगों को ख्याल होता है कि जी टॉन्सिल जो है बहुत अहम है, और टॉन्सिल गए तो बस मदाफ़त ख़त्म। और ख़ासकर जब कहा जाता है बच्चों के निकलवा देने का, तो ऐसा लगता है कि वो तिजोरी में रखा हुआ कैश है जिसको आप निकलवाने की बात कर रहे हैं। इन फैक्ट दे थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस एंड दैट इज़ गोइंग टू हार्म द बॉडी, कि जिस्म में जो मुदाफ़त ख़त्म हो जाएगी। टॉन्सिल जैसे मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स हैं जो हमारे जिस्म में हैं और जो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। अब टॉन्सिल की मिसाल ऐसी है कि टॉन्सिल्स क्योंकि गले में है और वहीं पे जरासीम को कैच करके वो ख़त्म कर रहे हैं, और टॉन्सिल्स की जो सरफेस है वो भी ऐसी रफ़ है, वो उतार चढ़ाव उसमें, कि उसमें फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। और तो उनको टॉन्सिल्स अगर खुद चौकीदारी वहाँ कर रहे हैं और चौकीदार ही चोरी करने लगे या गड़बड़ करने लगे, तो तब निकलवा देना बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे आम अलामत तो यही होती है कि गले में तकलीफ़ या ख़राश। जी जी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे गले का गहरा ताल्लुक़ बोलने के साथ है? जी एग्जैक्टली, आवाज़ बंद हो सकती है। अच्छा, गले में दर्द इस कदर हो सकता है कि टॉन्सिल्स के अतराफ़ में पीप जमा हो जाए, तो राल टपकेगी, मुंह नहीं खुलेगा, निगलना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, थूक निकलना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ वक़्त। और बाज़ वक़्त ये ग्लैंड्स नीचे जो हैं ये भी सूज जाते हैं, तो यहाँ भी दर्द होने लगता है। अगर टॉन्सिल्स में शदीद इन्फेक्शन हो जाए तो बाहर भी ग्लैंड्स फूल जाते हैं, बुल्स नेक की तरह एकदम सूजन हो जाएगी।
अगर ओरल कैविटी में सोर थ्रोट की अगर बात हो रही टॉन्सिल्स के अलावा, कि अगर ओरल हाइजीन की वजह से ये है तो थोड़ी के नीचे स्वेलिंग हो जाएगी। ये टॉन्सिल्स से तो नहीं होती, लेकिन ओरल कैविटी में अगर इन्फेक्शन हो और टॉन्सिल में भी हो तो इस तरह हो सकता है कि उसे हम कहते हैं लुडविग्स एंजाइना, सूजन यहाँ हो जाती है, जो बच्चों में हो तो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है कि उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। तो टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन हम कंट्रोल ना करें और सही इलाज ना हो, और या जरासीम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जरासीम इन्फेक्ट कर जाएं और दवाएं असरअंदाज पूरे तौर पर ना हो टाइम पर, एक मामला तो ख़तरनाक भी हो सकता है, एब्सेस बन सकता है, फेरेंजियल एब्सेस होता है, फेरेंजियल एब्सेस नीचे जाके सीने में जा सकता है। ऑल्दो इट इज़ रेयर बट आई हैव सीन जस्ट ए केस लास्ट वीक कि फेरेंजियल एब्सेस जो है मिडेस्टिनम में चला गया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से गले की ख़राबी के साथ एक और बीमारी की बहुत गहरी एसोसिएशन है, ख़ासकर जब एक ख़ास जरासीम स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जब ये इन्फेक्शन कर रहा होता है, जिसको रिमेटॉइड फीवर कहा जाता था। ये क्या होता है और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिक्स बीटा हेमोलिटिकस जो है, इससे जो इन्फेक्शन होता है उससे जरासीम जो है टॉन्सिल्स कंट्रोल करते हैं जरासीम को। इससे जब रिएक्ट करता है टॉन्सिल तो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। जब अच्छी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो ख़राब एंटीबॉडीज़ ही बन रही है। बाई प्रोडक्ट है, टॉन्सिल्स बना रहा है, जिस्म की मदाफ़ियत के लिए अच्छी चीज़ बना रहा है कि जरासीम को पकड़ ले एंटीबॉडीज़, और साथ ही ख़राब वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं उसका लेवल हम करते हैं एसो टाइटर। अगर वो 200 से ऊपर हो जाए तो वो टॉन्सिल्स जो हैं, या उसका लेवल का हाई रहना, क्योंकि वो प्रोड्यूस टॉन्सिल में हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये टॉन्सिल्स की वजह से ये लेवल हाई है। और उसके लेवल के हाई होने से हमें ख़तरात होते हैं कि दिल के वॉल्व्स, गुर्दे के जॉइंट्स पर असरअंदाज हो, जैसे आर्थराइटिस हो जाए। तो इसलिए ऐसे टॉन्सिल्स को जिनमें एसो टाइटर बढ़ा हुआ हो, हम सर्जरी ही सजेस्ट करते हैं। दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट। और इसमें और भी ट्रीटमेंट है जिनको सर्जरी नहीं कराते हैं लोग, या कुछ पीडियाट्रिशियंस हमारे दोस्त हैं जो सर्जरी को बहुत अवॉइड करना चाहते हैं, तो आखिर में करवाना चाहते हैं। वो लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन्स देते हैं, पर लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन्स ठीक है दिए जाएं एक हद तक और उसको रिपीट टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी अगर एसो टाइटर हाई है तो मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे पेशेंट में सर्जरी बहुत यानी बचाव के लिए बेहतर है कि आप दिल के मर्ज को और गुर्दों को, इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह बच्चों के अंदर अक्सर एडवाइस किया जाता है टॉन्सिल्स निकलवा दिए जाने का, इसी तरह के बड़ों में भी कभी करना पड़ता है? जी, आपने सुना होगा जाशेर खान जो है, या इसके जहांगीर खान का, वाइल ही वाज ऑन द पीक ही हैड हिज टॉन्सिल्स डन। क्योंकि अगर टॉन्सिल्स बार बार इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके काम पर, बार बार टॉन्सिल्स बुखार दे रहे हैं और गले में ख़राबी और अपना काम परफॉर्मेंस आपका नहीं रहेगा काम का, तो देन टॉन्सिलेक्टमी बिकम्स नेसेसरी इन अडल्ट्स ऑल्सो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम बड़ों में ना करें, सिर्फ बच्चों में करें। फिर बच्चों में जैसे आपने सवाल किया, तो बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, लोग बड़ा सवाल करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे इजाज़त के साथ कि सवाल आपका आने वाला होगा, लेकिन मैं शायद पहले सवाल बना के जवाब दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो बच्चों में यहाँ पर बड़ा तस्वुर वो है, मैं इसको सही करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बच्चों में अगर टॉन्सिल बताएं तो माँ बाप का हाल बुरा हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है कि जी इतना छोटा है बच्चा, बड़ा हो जाने दें। और कुछ हमारे फिजिशियंस भी, फैमिली फिजिशियंस हैं, उनको भी गलत फहमी है कि बच्चे बड़े होंगे तो इल कम आउट ऑफ इट। देखिए जी, जब टॉन्सिल्स का इंडिकेशन बन गया सर्जरी का, अगर सर्जरी के लिए मेरिट्स पे उतरता है टॉन्सिल, नॉट एवरी टॉन्सिल। अगर एक टॉन्सिल है 5-6 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है हर साल और दूसरे साल भी 4 दफ़ा हो जाए, दैट टॉन्सिल हैज़ टू बी टेकन आउट। अगर एक टॉन्सिल है जिससे एकदम बड़े ग्लैंड्स हो जाए, दैट हैज़ टू बी टेकन आउट। अगर एक टॉन्सिल है जिससे क्विंजी हो गया, यानी एब्सेस बन गया, टॉन्सिल के पीछे इतना मवाद हो गया कि थूक निकलना मुश्किल हो गया, उससे चीरा लगा के हमने मवाद तो निकाल दिया, लेकिन बाद में बुला के उस मरीज़ का टॉन्सिल की सर्जरी ज़रूरी हो जाती है जी, क्योंकि दोबारा जो होगा तो वो फेरेंजियल एब्सेस जाके सीने के अंदर जाके मिडास्टिनम वगैरह में प्रॉब्लम कर सकता है। या वो टॉन्सिल्स जैसे मैंने कहा एसो टाइटर जिनमें बढ़ा देते हैं, तो फिर रोमेटाइड फीवर का और हार्ट का और किडनीज को बचाने के लिए और जॉइंट्स को, इनमें टॉन्सिल की ज़रूरी ऑपरेशन करते हैं। या ऐसे बच्चे जिनमें टॉन्सिल्स इतने बड़े होते हैं, हम कहते हैं किसिंग टॉन्सिल, एक दूसरे से टच करते हैं तो बच्चे खाना नहीं खा सकते,
या बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, बच्चे रातों को खर्राटे लेते हैं, शोर करते हैं, बेचैन होते हैं, शेरों की तरह आवाज़ निकालते हैं, उलटते पुलटते रहते हैं, ऐसे बच्चों के कान में दर्द होने लगता है। तो ऐसे बच्चों के टॉन्सिल्स निकाल देने चाहिए। जो छोटी एज है टॉन्सिल्स की, एक हमने भी एक म्यार रखा ना कि इससे छोटों को ना करें अनलेस के इट इज़ रियली रियली वेरी नेसेसरी। तो छोटी उम्र जो मेरे हिसाब से है, और मेजॉरिटी ऑफ द ENT सर्जन बिलीव इन यूरोप एंड अमेरिका एंड एडवांस वर्ल्ड, यहाँ तो हम बहुत देर में करते हैं टॉन्सिल की सर्जरी, वो है 2.5 साल से ऊपर में, और 3 साल से और 7 साल तो बड़ी कॉमनली सर्जरीज यहाँ होती हैं और अब भी होती हैं। और साथ में जब टॉन्सिल्स की सर्जरी करते हैं तो एडिनॉइड्स का निकालना बहुत ज़रूरी होता है जी, क्योंकि अगर एडिनॉइड हैं जो नाक के पिछले हिस्से जहाँ नाक खुल रही है वहाँ है तो उसको भी साथ में निकाल देना चाहिए। यही पुराने टॉन्सिल्स हैं, पुरानी कहानी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर सोर थ्रोट के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।